1946 में इंडिया ने उनकी खिदमात को ऑन किया 46 में। अच्छा। उनकी वफ़ात के बाद, क्योंकि उनकी वफ़ात के बाद तकरीबन 76 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हाथ लगे जिनसे ये पता चला कि हिंदुस्तान की आज़ादी में चंद्र बोस का कितना बड़ा हाथ है। जब मैं छोटा था तो मेरी तारीख अशोक से शुरू होती थी, ठीक है ना। तो जब आप लोग बड़े हुए तो आपको मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करवाया गया। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, सच जानने में पाकिस्तान को 76 साल लगा। तो अभी तक पूरा पाकिस्तान सच नहीं जानते हैं। कोई सोचने लगा है कि हमारा इतिहास क्या है। हम लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है ये तो पूरा ही पूरा झूठ है। ये पाकिस्तान के पब्लिक 76 साल बाद सोचने लगा है। सच जानने में पाकिस्तान को 76 साल लग गया भैया। हाँ, यही बात है, यही सच है। क्योंकि उस लोगों को जो पढ़ाया जाता है, जो समझाया जाता है, जो बोला जाता है, सब पूरा ही पूरा झूठ है। उस लोगों का दिमाग में जो भरा गया है वो तो पूरा ही पूरा झूठ है। उस लोगों का दिमाग में जिसको हीरो बना के भरा गया है, ये हमारा देश के लिए ये लड़ाई किया था, वो लड़ाई किया था, ये है हमारा हीरो, ये तो पूरा ही पूरा झूठ है। तो सच क्या है? पाकिस्तान के लोग 76 साल बाद सुनना चाहता है ये सच क्या है हमारे इतिहास में। 76 साल बाद उस लोगों को पता चल रहा है कि हमारा हीरो जो बोई में, जो किताब में लिखा हुआ है, ये सच नहीं है। ये हमारा हीरो हो ही नहीं सकता है। तो हमारा हीरो कौन है? 76 साल पहले तो इंडिया के साथ था। तब तो इंग्रेज अमल था। तो अब किसने लड़ाई किया था हमारा स्वाधीनता के लिए, हमारा स्वाधीन के लिए? किसने लड़ाई किया था? तब जो लड़ाई किया था वही था हमारा असली हीरो। ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। जब इंडिया से भाग होके पाकिस्तान बना, उस टाइम जो था, अभी जो झूठ पढ़ाया जाता है, वो लोग हीरो नहीं था। हीरो था 76 साल पहले इंग्रेज अमल में जिसने स्वाधीनता दिलवाया था, वो था हीरो। इसलिए पाकिस्तान इतना दिन बाद सोच रहा है 76 साल पहले का इतिहास क्या था। 76 साल पहले का इतिहास क्या था पाकिस्तान का, ये सोचने लगा है। और ऐसे वैसे हीरो के लिए नहीं सोच रहा है, वो सोच रहा है पाकिस्तान के पब्लिक। किसके लिए सोच रहा है जानते हैं? सुभाष चंद्र बोसू के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए सोच रहा है पाकिस्तान के पब्लिक 76 साल बाद। ये देख के और सुन के बहुत सुकून मिला। पाकिस्तान के दिमाग में इतना दिन बाद आया कि हमारा असली हीरो कौन था और कौन है। हमारे इतिहास में जो पढ़ाया जाता है वो पूरा ही पूरा झूठ है। इतना दिन बाद उस लोगों ने सोचने लगा है। क्योंकि पाकिस्तान में तो सच बोलने का क्षमता नहीं है। जो बोला जाता है पूरा ही पूरा झूठ बोला जाता है। पूरा देश बना है झूठ को लेके। उसके इतिहास बोल के कुछ है ही नहीं। क्योंकि इंडिया का जो इतिहास है वही पाकिस्तान का भी इतिहास है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेके क्या सोचते हैं। उस लोगों का दिमाग में क्या भरा गया है, कौन सा झूठ भरा गया है सुभाष चंद्र बोस को लेके। झूठ भरा गया है या सच भरा गया है या कुछ जानता ही नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या जानते हैं पाकिस्तान के। जी तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा जमशेद इमाम साहब। हिस्ट्री पे बहुत ग्रिप रखते हैं। इनसे आज हम बात करेंगे 1947 का। हमें बताया जाता है जी, आज़ादी की अगर बात करें तो 1947 से ही शायद स्टार्ट होती है। लेकिन अंग्रेज़ों से जो आज़ादी लेने का टाइम था, उसमें जिन फ्रीडम फाइटर्स ने पार्टिसिपेट किया, बड़ा अहम किरदार अदा किया, उनमें नेताजी बोस का भी जिक्र है, जो कि हमें यहाँ पे ना तो हमारे सिलेबस में ना बुक्स में बताया जाता है। इसी हवाले से इनसे डिस्कस करेंगे, जानेंगे नेताजी बोस की जो लाइफ थी उनके बारे में और उन्होंने जो काम किया आज़ादी के लिए, उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर।
सर कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ। सर आपकी पहली वीडियो देखने वालों ने बहुत पसंद की, जो आपने हिस्ट्री के हवाले से हमें चीज़ें बताई। आज हम डिस्कस करना चाहते हैं नेताजी बॉस, जो कि बड़ा एक नाम है, लेकिन हमें ना तो बुक्स में कहीं नज़र आता है, हम ना ही हमारे सिलेबस में। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? मैं ये समझता हूँ कि जो तारीख़ है वो पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ की जो रूलिंग एलीट थी, यहाँ के जो हुक्मरान थे, उन्होंने शौरी तौर पे तारीख़ को छुपाया, और ना सिर्फ तारीख़ को छुपाया बल्कि तारीख़ को मसख़ किया। और छुपाना तो ये है कि आपने किसी किरदार को मुकम्मल दफन कर दिया, ठीक है। और मसख़ करना ये होता है कि किसी पॉजिटिव किरदार को आपने नेगेटिव बना दिया है, आपने एक हीरो को ज़ीरो कर दिया है, और या आपने अपने एक नई इस्लामी रियासत बनाई। तो जिन लोगों के नज़रियात आपसे मजहबी या मसल के हवाले से नहीं मिलते थे, आपने उन लोगों को तारीख़ से पोशीदा कर दिया, दफन कर दिया, नहीं आने वाली नस्लों से उन्हें छुपा के रखा। चंद्र बोस इज़ नॉट द ओनली एंड लॉनली पर्सन। वो अकेला या तन्हा आदमी नहीं है इस पूरी तहरीक में ना। ये तहरीक जब अब देखें वो पैदा हो रहे हैं 1897 में, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो वो 1897 में पैदा हुए हैं, और 1885 में कांग्रेस बन गई हुई थी, ठीक है। जब वो 8 साल के हुए तो बंगाल के थे, उड़ीसा के में पैदाइश थी उनकी। तो जब वो 8 साल के थे तो बंगाल तकसीम हुआ, यानी कि तकसीम बंगाल उन्होंने होते देखी। फिर उन्होंने जब 6 साल 8 और 6 14, जब वो 14 साल के 13-14 साल के थे तो उस वक्त तनसीख बंगाल हुई। तो ये सारा कुछ उन्होंने मनाजर, ये पॉलिटिक्स अपनी आंखों से देखे। उसके बाद उन्हें स्कूल से कॉलेज से निकाला गया, किस बुनियाद पे कि एक अंग्रेज़ उस्ताद हिंदुस्तानियों के बारे में, नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम्स, हिंदुस्तानियों के बारे में बैड वर्डिंग करता था, उन्होंने थप्पड़ मार दिया उन्हें और 2 साल के लिए उन्हें निकाल दिया गया। और उसके बाद वो वहाँ से चले गए और एक दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, वहाँ उन्होंने ICS वगैरह की तैयारी की, ICS किया, यहाँ आए। मगर यहाँ आके उन्होंने बजाय इसके कि वो करते अफसरी करते या अंग्रेज़ की वो गुलामी करते या कई मुलाजम होते और अपनी ऐश ज़िंदगी गुजारते, उन्होंने ज़िंदगी का कठिन रास्ता इख्तियार किया, और वो आज़ादी का रास्ता था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज जो थी वो उन्होंने नेशनल आर्मी उन्होंने बनाई। और फिर उससे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप ये देखें कि वो हिंदुस्तान के रहने वाले थे, मगर उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पूरे अरूज पर थी, तो साहब चंद्र बोस जो थे वो हिटलर से भी मिल रहे हैं और जापान भी जा रहे हैं। यानी कि उस टाइम पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, जियोपॉलिटिक्स को उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि हिंदुस्तान एक कौम है जो आज़ादी चाहती है, और ये हमारी फौज है। और जो जापान में ये हिंदुस्तान से जो फौजी गए हुए थे, फौजी बन के लड़ने के लिए वहाँ कैद थे, उनको आज़ाद करवा के तो वो आर्मी बनाई, ऐसे ही है, लॉन्च की आर्मी, उसकी सेरेमनी करवाई, और एक बड़ा काम उन्होंने। अच्छा, उस एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या उस आर्मी में सिर्फ हिंदू थे? नहीं, क्या यहाँ उस वक्त जो लोग लड़ने गए थे वो सिर्फ हिंदू गए थे? नहीं, उसमें तो मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, बड़ी तादाद क्रिश्चियन भी थे, सारे थे। तो यानी जो नेताजी बॉस ने जो आर्मी बनाई, हाँ, वो मिक्स थी, वो उसमें मुसलमान भी थे, वो इंडियंस थे। अच्छा, इंडियन से जब उस वक्त तो पाकिस्तान था नहीं, तो वो इंडियन आर्मी थी ना। जिस तरह जब 1857 में जिन फौजियों ने बगावत की, उनमें सिर्फ मंगल पांडे तो नहीं था, बिल्कुल, उसमें तो और भी बहुत से, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे। तो इसी तरह जब कोई भी चीज़ बनती थी तो उसमें सारे हिंदुस्तानी होते थे। जो चंद्र बोस साहब थे ना, सुभाष चंद्र बोस, ये तकसीम के ख़िलाफ़ थे।
अच्छा, तकसीम के खिलाफ थे, इंडिया पाकिस्तान की तकसीम के हाँ, खिलाफ। इंडिया पाकिस्तान की ठीक तकसीम हो है। गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी मेरे माइंड में ये सवाल था जब मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, तो ये सवाल था जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया कि शायद गांधी जी के वो फॉलोअर थे, ठीक है, लेकिन उनका नजरिया थोड़ा चेंज था गांधी जी से। नहीं, चेंज नहीं था, मुतसादम था। अच्छा, वो दो अलग इंसान थे। ठीक हो गया। देखिए ना, एक शख्स अदम तशद्दुद पे यकीन रखता है। गांधी का नजरिया क्या था? अदम तशद्दुद का था, पीस का, तो डोंट वायलेंस। तो बोस, चंद्र बोस जो था वो जंग करके जीतना चाहता था। ठीक है। वो कहता था हम इन्हें मारेंगे, हम इन्हें भगाएंगे यहाँ से। भी चंद्र बोस की एक तारीखी कोटेशन है कि यू गिव मी द ब्लड, आई गिव यू द फ्रीडम। ओ, तो ऐसे ही है। अब जिस शख्स का ये नैरेटिव हो कि यू गिव मी द ब्लड, आई गिव यू द फ्रीडम, तो गांधी को वो शख्स कैसे अच्छा लग सकता है? ऐसे ही है। क्योंकि ये गांधी की बेसिक एजुकेशन के खिलाफ था, जिसकी वजह से गांधी साहब के साथ उनके इख्तलाफात थे। ठीक है। और गांधी साहब उनको नापसंद भी करते थे, मगर वो कांग्रेस के सदर भी रहे। ये भी एक क्वेश्चन है। और उन्होंने मतलब यह है कि इलेक्शन बेशक जब हुए, मगर आर्मी उन्होंने बाद में बनाई है। ठीक है, सदर वो पहले रहे हैं, आर्मी उन्होंने बाद में बनाई है। ठीक है। और उसके बाद जो क्योंकि 39 में शायद वो रहे ठीक है। सदर। तो अच्छा सर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जैसे आपने बोला जर्मनी, जापान या इस तरीके से जो कंट्री, रशिया की अगर बात रशिया, करें, वो ताइवान, ठीक सारा है, उस टाइम पे इतना कंसेप्ट एक गुलाम कौम का, मैं गुलाम कौम, जाहिर बात है उस टाइम पे तो गुलामी में थे हम लोग, इतना विजन होना, ये एक थोड़ा हट के नहीं आ जाता कि उस टाइम पे वो ये चीज़ें सोच रहे थे? क्या वो इस वजह से कि वो एजुकेशन फॉरेन कंट्री से हासिल, मतलब बाहर से करके आए थे? जब बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है ना, जी, जब बहुत ज़्यादा तारीकी होती है, अगर आपको किसी ऐसी जगह पे बंद कर दिया जाए जहाँ पे रोशनी बिल्कुल ना आ रही हो, ठीक है, और बाहर से गुजरता हुआ कोई बच्चा सुई जितना सुराख कर जाए, तो जब बाहर दिन होगा तो आपको पता चल जाएगा कि बाहर दिन हो गया। तो जहाँ बहुत ज़्यादा जबर होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा तारीकी होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा जुल्मत होती है, वहाँ पे छोटा काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया। तो चंद्र बोस को सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छा, उसे ज़ुबान आती थी। जबरदस्त। गोरों की ज़ुबान वो गोरों से अच्छी बोलता था, जिसकी वजह से उसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आई। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनकी बेटी है अनीता, उसने बड़े बाद में इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए। तो 1946 में इंडिया ने उनकी खिदमात को ऑन किया, 46 में अच्छा, उनकी वफ़ात के बाद। क्योंकि उनकी वफ़ात के बाद तकरीबन 76 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हाथ लगे जिनसे ये पता चला कि हिंदुस्तान की आज़ादी में चंद्र बोस का कितना बड़ा हाथ है। इतना पहले तो कोई एक्सेप्ट नहीं था एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मगर जब उन्हें पता चला कि इन्होंने जापान में ये किया ना, देखिए ना, वो एक बंदा त्यारा, उसका त्यारे को आग लग जाती है, वो जल जाता है बिल्कुल, मगर उसके बावजूद उसके दिमाग में जो ब्रिटिश राज के खिलाफ नफरत थी, या अपने वतन से मोहब्बत थी। जब एक बुनियादी तौर पर जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हमें किसी से नफरत भी करनी पड़ती है। ये जो आलमगीर मोहब्बत का फलसफा बात ज़हनों में है ना कि दुनिया के तमाम इंसानों से मोहब्बत करो, ये 100% गलत है। अच्छा, ये आलमगीर मोहब्बत का फलसफा नहीं है। आलमगीर मोहब्बत का फलसफा सिर्फ एक है, और वो ये है कि मजलूम से मोहब्बत की जाए और जालिम से नफरत की जाए। जबरदस्त जबरदस्त। आप यक वक्त जालिम और मजलूम दोनों से मोहब्बत नहीं कर सकते, ठीक हो गया। फिर आप मुनाफिक हैं। अच्छा सर, रिसेंटली इंडिया के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, बहुत वायरल रही सोशल मीडिया पे, मैंने भी देखी। उन्होंने ये बोला कि अगर नेताजी बॉस होते 1947 में तो शायद इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन ही ना होती। कायद-ए-आज़म वो वाहिद इंसान थे जो अगर किसी की मानते थे या मान सकते थे तो वो नेताजी बॉस की मानते थे। देखिए, गुजारिश ये है, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा कि वो तकसीम के खिलाफ थे। दूसरी बात यह है कि अब आप हिडन हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, तो तकसीम पाकिस्तान बना कब है? 1947 में। 47 में। तो 46 में तो मिस्टर जिन्ना भी दस्तबरदार हो गए थे पाकिस्तान के मुतालबे से। बिल्कुल भाई कैबिनेट मिशन हट गए थे कि भाई वो 10 उसे दस्तबरदारी कहते हैं ना, कि कैबिनेट मिशन में मिस्टर जिन्ना ने ये मुतालबा रख दिया था कि आप अगर हमें मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दें तो हम पाकिस्तान के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाते हैं। अब जो एडवानी ने अपनी किताब में ये सारा वाकया खुल के लिख दिया। तो क्वेश्चन ये है कि बस ये बातें हमें बताई नहीं गई। जब मैं छोटा था तो मेरी तारीख अशोक से शुरू होती थी, ठीक है ना,
तो जब आप लोग बड़े हुए तो आपको मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करवाया गया। ऐसे ही है। तो इसी को तारीख छुपाना कहते हैं। इवन कि इन्होंने असल हीरो भी छुपा लिए ना। इन्होंने 47 के से पहले की भगत सिंह का क्या कसूर है, उधम सिंह का क्या कसूर है? ठीक है ना, इनका फ्रीडम फाइटर हैं। हाँ, तो वो तो हीरो होने चाहिए। चाहिए नहीं, वो हीरो हैं। अच्छा। अगर ये कोई नहीं मानता कि हीरो को हीरो ना माने, इन्हें इल्मुद्दीन चाहिए हीरो, इन्हें मुमताज़ कादरी हीरो चाहिए, इन्हें फ्रीडम फाइटर नहीं चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की जो मूवमेंट है उस पर जो मिस्टर जिन्ना का एक स्टेटमेंट है, और मैं समझता हूँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की वो स्टेटमेंट बहुत खूबसूरत है कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान उसी दिन मार्ज़ वजूद में आ गया था जिस दिन हिंदुस्तान के पहले गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया था। ये उनका एक स्टेटमेंट हमें मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की तारीख तो आपको मोहम्मद बिन कासिम से या उससे भी पहले शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस बात के शवाहद मौजूद हैं कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले यहाँ मुसलमान मौजूद थे। ठीक है। और यहाँ पे मस्जिद भी थी। ठीक है। और यहाँ पे लोग भी रहते थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद तो एक तारीख़ ने नए इस खत्ते की तारीख़ एक नए अहद में शुरू हुई। तो अगर उस सारे हम टेन्योर को देखते हैं, हम तमाम हमलावरों को देखते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे किसी मुस्लिम रियासत की बुनियाद नहीं रखी। अच्छा। वो एक फातेह रहा, मुल्तान तक आया, वापस चला गया। इसी तरह हम तो ये कहते हैं वो इस्लाम लेके आए और उन्होंने जो सा वो इस्लाम का यहाँ पे बिल्कुल नहीं, दुनिया की कोई जंग भी इस्लाम के लिए या किसी मज़हब के फैलाव के लिए या किसी मज़हब को फैलाने के लिए नहीं होती। जंगों के जो मकासद होते हैं वो मुआशी होते हैं हमेशा, और दुनिया की हर जंग जो होती है उसके पीछे मईशत ही छुपी होती है। मोहम्मद बिन कासिम का जो मामला था उससे पहले आप उसके चचा हजाज बिन यूसुफ का वो स्टेटमेंट और वो ख़त जो है वो भी तारीख सामने लेके है ना, ये भी हिडन हिस्ट्री है कि उसने वलीद बिन अब्दुल मलिक को ये लिखा था कि इस मुहिम पे जितना खर्चा आएगा उससे डबल मैं ख़जाने में दाखिल जमा करवाऊँगा। तो बात तो मुशत की आ गई ना, बात तो पैसों की आ गई, और फिर वो वहाँ पे जमा भी करवाया गया। उसके बाद हमें दूसरा जो कॉन्करर मिलता है वो महमूद गजनवी मिलता है। वो हमले करता है, लूट मार करता है, चला जाता है, मगर उसने यहाँ किसी इस्लामी रियासत की बुनियाद नहीं रखी। ठीक है। उसके बाद हमें शहाबुद्दीन गौरी नज़र आता है, वो तराइन की पहली जंग लड़ता है, फिर दूसरी जंग लड़ता है, तो मगर किसी मुस्लिम रियासत की बुनियाद नहीं रखता। हाँ, वो एक बड़ा काम कर जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका ग़ुलाम था उसे वो यहाँ का गवर्नर मुकर्रर कर देता है। शहाबुद्दीन गौरी की वफ़ात के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसे शहाबुद्दीन गौरी का बेटा आज़ाद करके हिंदुस्तान का बादशाह बना देता है, और यहाँ से इब्तदा होती है हिंदुस्तान में इस्लामी रियासत की। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी लड़ाइयाँ चलती रहीं। कभी यहाँ पे खुद ख़ानदान ग़ुलामा आ गया, कभी खिलजी आ गए, कभी लोधी आ गए, तुगलक आ गए, ये सारे मामला चलते रहे। तो उसके बाद जब मुग़ल यहाँ पे आए तो 1526 में पानीपत की पहली जंग के बाद तो 1707 तक उन्होंने एक लंबे अरसे तक हुकूमत की उस ख़ानदान ने। उसके दरमियान सिर्फ हमें फ़रीद ख़ान शेरशाह सूरी का एक छोटा सा 5 साल का टेन्योर मिलता है, और उसमें उसने बड़ी डेवलपमेंट भी की। मगर हमें यहाँ पे क्या ज़हीरुद्दीन बाबर ने इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी? तो जवाबन नहीं। क्या नसीरुद्दीन हुमायूं ने इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी? नहीं। उसे तो खुद अफीम खाने से फुर्सत नहीं थी। सर, लेकिन इन सब के दौर में मुसलमान यहाँ पे जो हिंदू थे वो मुसलमान में तो कन्वर्ट हुए नहीं। आप वो डर की वजह से हुए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ कि अकबर के बारे में आप क्या कहेंगे? उसने तो मजहब ही अपना बना लिया था। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। और वो उसकी जो बीवी थी जोधा भाई, वो भी एक हिंदू औरत थी। ठीक है। जहांगीर जो है वो एक हिंदू औरत के पेट से हुआ। बिल्कुल। ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पे ये बताएं ना कि वो कौन सी इस्लामी रियासत थी जिनकी बुनियाद ये रखते थे। तो जो आप ये क्लेम करते हैं वो औरंगज़ेब आलमगीर पे आके करते हैं।
शाहजहां को भी वो जो था हरम से फुर्सत नहीं मिली, ठीक है। वो भी अपना ताजमहल बनाता रहा, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर भी जो था वो नूरजहां के इश्क में मुब्तला रहा, और वो आप तो उसके जहांगीरी पढ़ लें तो वो उसका जो मशगला था वो 16 प्याले शराब था और आधा किलो गोश्त था, या आधा सेर जो ज़माने में था वो गोश्त था जो वो खाता था। तो औरंगज़ेब आलमगीर जो है वो हमें एक बंदा मिलता है, मगर वो मजहबी इंतहा पसंद था, वो रिजर्ट था, और उसने एक्सट्रीमिस्ट हाँ बिल्कुल, और उसने सिखों का कत्लेआम किया, सिखों के गुरुओं का कत्लेआम किया, और फिर फतावा आलमगीरी लिखवा कर उसने उस फतावे को मजहबी तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर अप्लाई करने की कोशिश की, उन्हें लागू करने की कोशिश की, ठीक है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की, जो कि नाकाम हुई। 1707 में अब हम देखते हैं जब औरंगज़ेब आलमगीर मर जाता है, तो औरंगज़ेब आलमगीर की वफात के बाद 1707 से लेकर 1857 तक ये 150 साल का अरसा है, 150 साल, ये 150 साल बनते हैं। तो इन 150 सालों में यहाँ पे मजहबी तहरीकें भी आईं। भाई शाह वलीउल्लाह औरंगज़ेब 1707 में उसकी डेथ हुई, 1707 में शाह वलीउल्लाह पैदा हुए, ठीक है। और उसके बाद शाह वलीउल्लाह की जो खिदमात हैं वो तो आपको मुतालिया पाकिस्तान में वो पढ़ा देते हैं, और उस मदरसे से जो फारूकुल तहसील लोग थे उसमें वो सैयद अहमद शहीद की जो तहरीक है वो भी हमें सिलेबस में मिल जाती है। मगर सवाल ये आ जाता है कि जब हम 1857 से 100 साल पहले लड़ी जाने वाली जंगे प्लासी जो है उसे हम यक तरफा एक बना के पेश करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो कोई दयानतदारी की बात नहीं है। इस खित्ते में सबसे पहले जो था, अगर किसी ने मैं ये समझता हूँ कि इल्म की तरफ गए हैं, तालीम की तरफ गए हैं, तो वो बंगाली गए हैं। अच्छा। 1757 में 1757 में 1857 से 100 साल पहले जंग प्लासी हुई है, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला और मीर जाफर वाली कहानी है, ठीक है ना। लॉर्ड क्लाइव उनका अंग्रेज़ों का जर्नैल था, तो अगर उसमें नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई है और हम मीर जाफर को एक गद्दार बना के पेश करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे गद्दारी और वफादारी की बात कहाँ पे आ गई। नवाब सिराजुद्दौला मुगलों का वफादार था, मुगल भी मुकामी नहीं थे, ऐसे ही है। वो मुगलों का वफादार था, उसने अपनी उसने मीर जाफर ने अपनी वफादारी अंग्रेज़ों को भेज दी। अब अंग्रेज़ों के वफादारी बेचने का बंगाली कौम को ये फ़ायदा हो गया कि वो तालीम याफ्ता हो गए, वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो गई, वहाँ पे तालीम की एक मूवमेंट चली और बहुत बड़े बड़े नाम है जो लिए जा सकते हैं, मगर हमारी तारीख में उन्हें छुपाया गया। 1857 में जब यहाँ पे एक हादसाती तौर पे एक मूवमेंट चली और बहादुर शाह जफ़र जिसने आगाज़ में उस लड़ाई को लीड किया, बाद में वो मुकर गया, उसने कहा मुझसे तो ज़बरदस्ती इन्होंने करवाया, मुग़लों की ये हालत हो गई हुई थी। ठीक है। तो 1857 में जो जंग हुई उसमें तो इस खित्ते के सब लोग थे, उसमें हिंदू था, उसमें मुसलमान था, उसमें क्रिश्चियन थे, सिख थे। सवाल ये है कि चले मुसलमान तो इसलिए लड़ रहे थे कि उनसे इक़्तिदार छीना अंग्रेज़ ने, ठीक है। सवाल ये है कि क्या अंग्रेज़ अपनी गुलामी के लिए लड़ रहे थे? अगर दोबारा इक़्तिदार मुसलमानों के पास आ जाता तो अंग्रेज़ और सिख तो फिर गुलाम थे, क्रिश्चियन तो फिर गुलाम थे, यहाँ हिंदू और सिख वगैरह, हाँ वो सारे गुलाम थे ना। ठीक है, तो वो क्यों लड़ रहे थे? हुक्मरान वो क्यों लड़ रहे थे? ये उस वतन की मट्टी की मोहब्बत थी। अच्छा। ये वो नेशनलिज्म था जो कि यहाँ पे बिला इम्तियाज सब में था। ठीक है। मुसलमान, लेकिन वही बात आती है कि देखें, आपने बोला कि हम यानी कि मुसलमानों की अगर बात करें फिर अपने इक़्तिदार के लिए, पावर के लिए लड़ रहे थे। हिंदू सिख ईसाई अगर लड़ रहे थे वो वतन के लिए, अपनी मोहब्बत, वतन से मोहब्बत के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हीरो वो भी तो हमारे हीरोज़ हुए, तो उन्हें हम डिस्कस क्यों नहीं करते? नेताजी बॉस की अगर बात, मतलब फिर उससे थोड़ा आगे आए, ये जब हमने गोरों से आज़ादी के लिए, नेताजी बॉस तो आप बाद में बात करते हैं जी, क्योंकि नेताजी बॉस जो है सुभाष चंद्र बोस उनका पूरा नाम था। एक बहुत रिच आदमी थे वो, बहुत अमीर बाप के बेटे थे। उन्होंने तालीम भी इंग्लैंड में हासिल की, उन्होंने ICS भी किया
और इंडियन सिविल सर्विसेज उस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान पास किया और टॉप भी किया था आई थिंक और फिर उन्होंने छोड़ भी दिया। अच्छा हाँ, सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने छोड़ दिया। मगर क्वेश्चन ये है कि चले वो तो हिंदू थे, अच्छा। उनसे तो आपका बुग़्ज़ बनता है, कुछ समझ भी आती है कि चले मजहबी लोग ये सारे करते हैं। सवाल ये है सर सैयद अहमद खान से आपकी क्या मुखालफत है? सर सैयद अहमद खान, ओरिजिनल सर सैयद अहमद खान को आपने क्यों छुपा के रखा? आज इस मुल्क में इतना तासुब है कि 75 का जो नोट छापा उस पे जब 75 की सर सैयद अहमद खान की तस्वीर आई है तो यहाँ पे लोगों के सीनों पे सांप लौट गए हैं। अगर एक सर सैयद अहमद खान पैदा ना होता तो ये जो 4 तालीम याफ्ता लोग आपको इस खित्ते में मुसलमान नजर आते हैं ये भी नजर नहीं आने थे। अच्छा, लेकिन हमें जो बताया जाता है जी वो तो अंग्रेजों के एजेंट थे, वो इंग्लिश का बोलते थे, जबकि अरबी को प्रमोट करना चाहिए था, लेकिन वो इंग्लिश सीखने का बोलते थे। अगर सिर्फ सर लगने से बंदा अंग्रेजों का एजेंट होता है तो वो तो अल्लामा इकबाल के नाम के साथ भी लगा हुआ है, सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, तो फिर अल्लामा साहब एजेंट क्यों नहीं है? सवाल ये है कि क्या सर सैयद अहमद खान की तालीमी खिदमात से दुनिया में कोई माई का लाल जिसके अंदर ज़मीर और गैरत है वो इससे इनकार कर सकता है? वैसा नहीं मुमकिन। दूसरी बात यह है कि अगर आप हिंदुस्तान के मुसलमानों पर 1857 के बाद जो अजाब आया, क्योंकि अंग्रेज़ों को ये यकीन दिलवाया गया कि इस वाक़े के ज़िम्मेदार सिर्फ मुसलमान हैं जो अपने इक़्तिदार के लिए जिन्होंने बगावत की है, इक़्तिदार के हसूल के लिए, ठीक है, जिस शख्स ने सबसे बड़ा काम किया। तो दोस्तों आज अच्छा लगा कि कोई तो है पाकिस्तान में जो इतिहास को लोग लेके सोचते हैं। इतिहास क्या है पाकिस्तान का ये लेके सोचते हैं, ऐसा कोई तो मिला। हाँ, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के मतविरोध था, दो जन का विचार अलग था, इसलिए मतविरोध था और कुछ भी नहीं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस क्या चाहता था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंग्रेज को मार के भगाना चाहता था। और मुस्लिम कब आया? मुस्लिम आया, हिंदुस्तान में मुस्लिम तो था ही नहीं, हिंदुस्तान में मुस्लिम था ही नहीं। तो आया कैसे? जब मुगल आया था तब मुस्लिम आया था। उस लोगों ने धर्म परिवर्तन करवाया था, हिंदू से मुस्लिम बनाया था, तब आया था मुस्लिम। ठीक है, पाकिस्तान का असली सच क्या है ये तो पता नहीं है, इसलिए उस लोगों का इतिहास भी नहीं है। इतिहास जितना पढ़ाया जाता है वो तो पूरा ही पूरा झूठ पढ़ाया जाता है। छोटा छोटा जो बच्चा है उस लोगों का दिमाग में भी झूठ ही भरा जाता है, जो इंडिया ने ऐसा किया है ऐसा किया है, लेकिन ये तो सच नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो इंडिया के साथ ही था। 76 साल हुआ है अलग हुआ है इंडिया से पाकिस्तान, तो उस लोगों का इतिहास तो एक ही होना चाहिए ना इंडिया के साथ। इंडिया का जो इतिहास है वही तो होना चाहिए पाकिस्तान का इतिहास, लेकिन नहीं, असली इतिहास को जला दिया गया, छुपा दिया गया पाकिस्तान में। असली इतिहास रहते ना तो इंडिया की तरह पाकिस्तान भी बहुत आगे चला जाता। सच को लेके चलते ना पाकिस्तान तो बहुत आगे चला जाता। ठीक है, ये सच को लेके सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को, और इतिहास को लेके भी सोचना पड़ेगा, नहीं तो पूरा ही पूरा खत्म हो जाओगे। झूठ लेके ज्यादा दिन नहीं चल सकते हो, झूठ को लेके ज्यादा दिन एक देश नहीं चल सकता है। ठीक है, ये समझ लेना दोस्तों। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के टाइम ऑल बटन को दबा दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।